नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी हनुआ की पत्नी का छठा और अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना शांभवी अपनी मित्र हनुआ से उसके जीवन के बारे में सुन रही है, जहां उसे हनुआ बता रही है कि जिस टीचर ने उसका सालों साल शारीरिक शोषण किया और उसे पढ़ाया भी, पढ़ाई पूरी होने पर जब वह आखिरी बार मिलने गई तो दोनों बहुत भावुक हो गई और बहुत रोईं। उसी भावुक क्षणों में उसकी टीचर ने उससे कहा कि उसका अंतिम संस्कार भी वही करेगी और जब सूचना मिले तो वह जरूर चली आए। अब आगे सुनिए। लेटते लेटते ही वह बोली, हनुआ, नायला जी के साथ जितना और जैसा तुम्हारा जीवन बीता वह अपने आप में एक इनक्रेडिबल लाइफ हिस्ट्री है। ऐसी हिस्ट्री जिसे जानकर लगता है कि जैसे किसी ग्रेट स्टोरी राइटर ने बहुत रिसर्च करके बड़ी मेहनत से लिखी है। सच कहूँ, अगर तुम्हारी इस लाइफ हिस्ट्री पर एक रियलिस्टिक फिल्म बनाई जाए तो वह सुपर हिट होगी। लोग देखने के लिए टूट पड़ेंगे। फिल्म पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। लेकिन इसे इंग्लिश में बनाया जाए और फिल्म का डायरेक्टर मीरा नायर, दीपा मेहता जैसी सोच का हो। तुम्हारे इस कैरेक्टर को हॉलीवुड एक्ट्रेस हेल बेरी ही सबसे सही ढंग से निभा पाएगी। नहीं, शर्लिन चोपड़ा या वैसी ही कोई। ऐसे लोग ही तुम्हारी इस स्पेशल लाइफ हिस्ट्री के साथ सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नैरो माइंडेड या कूक मंडू टाइप के लोग या परंपरावादी लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना हनुआ? शांभवी की बात सुनकर हनुआ ने, जो अब तक अपनी जांघों पर रखे उसके सिर को सहला रही थी, उसके गालों पर हल्की सी प्यार भरी चिपत लगाते हुए कहा, अरे कैसी फ्रेंड हो यार। मैं लोगों से खुद को बचाती छिपाती आ रही हूँ और तुम हो कि मुझे पूरी दुनिया के ही सामने एकदम नेकेड कर देना चाहती हो। शांभवी ने कहा, हाँ हनुआ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एकदम नेकेड कर देना चाहती हूँ और तुम्हारी टीचर नायला को भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारी स्थिति में खुद को छिपाने से अच्छा है खुद को एक्सपोज कर देना। अरे हम क्यों छिप छिप कर गुट गुट कर जिए। दुनिया मुझे मेरी ही हालत में ऐसे ही एक्सेप्ट करती है तो करे, नहीं करती है तो ना करे। अगर उसे हमारी परवाह नहीं तो हमें भी उसकी परवाह नहीं। समाज और हम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में से किसी एक को छोड़कर सिक्का खोटा ही रहेगा, खरा नहीं। इसलिए हम क्यों छिपते फिरें। और सुनो, तुम अभी कह रही थी ना कि नायला चिंता हाइपर सेक्सुअलिटी के कारण उम्र से पहले ही खोखली बूढ़ी हो गई। तो तुम इसे खुद पर भी लागू करो, क्योंकि ये अच्छे से समझ लो कि इस तरह तुम खुद को खुद में कैद कर नायला से भी ज़्यादा तेजी से खोखली बूढ़ी हो जाओ। और तब तुम में नायला में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि बूढ़ी खोखली कमज़ोर नायला के पीछे सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं है और तुम्हारे पीछे परिवार होगा बस। लेकिन परिवार भी आजकल कितने दिन साथ देता है। इसलिए अपने को पिंजड़े से बाहर निकालो। पिंजड़े के सारे दरवाजे नहीं, उसकी सारी दीवारें गिरा दो। उसके अंदर फड़फड़ाते तड़पने की ज़रूरत नहीं है हनुआ। खुद को मारो नहीं, जिंदा करो और जियो। जिंदगी को जियो ठीक से। शांभवी ने जिस जोरदार ढंग से अपनी बात कही उससे हनुआ भीतर तक सहम गई, हिल गई। सही तो कह रही है यार, मैं खोखली हो रही हूँ, नायला की तरह नष्ट हो रही हूँ। नायला के पीछे तो मैं हूँ, लेकिन सच में तो मेरे पीछे कोई नहीं है। वह शांभवी के सिर को सहलाते हुए कुछ देर उसे देखती रही, फिर पूछा, शांभवी, तुम मुझे दुनिया के सामने क्यों एक्सपोज करना चाहती हो? या तो बता दिया, लेकिन मेरी टीचर, मेरी मेंटर नायला जी को क्यों करना चाहती हो? शांभवी ने कहा, हनुआ, शुरू में तो नायला जी पर मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी। उनसे बड़ी नफरत हो रही थी कि यह कैसी लिजे कैरेक्टर की गंदी औरत है। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद लगा कि नायला जी या उनके जैसी कोई भी औरत घृणा के लिए नहीं है। ऐसी सभी लेडी का या तो हम सबको, पूरे समाज को सपोर्ट करना चाहिए। हम उनसे घृणा करके उन्हें उस गलती की सजा देते हैं जो उन्होंने की ही नहीं। तुम ही सोचो, यदि नायला जी के हस्बैंड, उनके सास ने उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की होती, शादी के बाद उन्हें यातना न दी होती
उनका जाहिल हस्बैंड उन्हें बड़े बड़े बच्चों के सामने पीटता नहीं तो नायला जी इतनी हर्ट नहीं होती, ना ही अपनी नेचुरल डिजायर के लिए तुम्हें यूज करती। आखिर वो भी एक इंसान है। नेचर ने उन्हें भी इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दिए हैं, उन्हें भी सपने देखने पूरे करने का हक है। ये इनह्यूमन है कि उनका हस्बैंड जो चाहे करे, और नायला जी क्योंकि औरत है इसलिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि हस्बैंड जो कहे उसे गुलामों की तरह करती रहे। इसलिए हनुआ, मैं तुम्हारी नायला जी को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत की कि अपनी नेचुरल डिजायर को पूरा करने के लिए कदम तो बढ़ाए, भले ही तुम्हारे माध्यम से। लेकिन उनकी इस हिम्मत से पिस तुम गई। उन्होंने अपनी ही मासूम छात्रा का शोषण कर डाला। असल में उनके कदम यहीं पर भटक गए। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा उन्होंने केवल इसलिए किया होगा जिससे कि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, खोखले जड़वादी लोगों के तानों का सामना न करना पड़े। तुम्हारे साथ क्योंकि ऐसा कोई डर नहीं था और जो उन्हें चाहिए था वह सब मिल रहा था। हनुआ, मैं नायला जी को सैल्यूट करती हूँ यदि वो हस्बैंड की ज्यादतियों के खिलाफ संघर्ष करती। हनुआ, मैं नायला जी को सैल्यूट करती यदि वो हस्बैंड की ज्यादतियों के खिलाफ संघर्ष करती, अपना हक लेकर रहती, उन्हें धोखाधड़ी घरेलू हिंसा की सजा दिला कर रहती। लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकी। संयोग से तुम अपनी खास स्थिति के साथ उनके सामने पड़ गई और उन्होंने अपनी एक छोटी सी इच्छा बस किसी तरह पूरी कर ली। लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे मिलना, बात करना चाहती हूँ। जब भी तुम जाओगी मैं चलूँगी तुम्हारे साथ उनसे मिलने। ले चलोगी ना? हनुआ ने कहा, हाँ जरूर ले चलूँगी। शांभवी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी हिम्मत वाली हो। इतना कहकर हनुआ उसे इसने भरी नज़रों से देखने लगी तो शांभवी बोली, हनुआ, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गई? मेरी बातों से अगर तुम्हें दुख हुआ हो तो सॉरी यार, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। शांभवी ने यह कहते हुए बड़े प्यार से हनुआ का हाथ थाम लिया। हनुआ ने भी उसी सहजता से जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि कभी यह मत सोचा करो कि मैं तुमसे नाराज़ होऊंगी। तुमने जिस सच का एकदम से सामना करा दिया उससे मैं एकदम सख्ते में आ गई। शांभवी, सच तो यह है कि नायला जी के पीछे मैं हूँ। अगर उनको देखभाल की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना करियर भी यहीं खत्म कर उनकी सेवा के लिए उनके पास चली जाऊंगी। लेकिन तुमने मेरे परिवार की जो बात की वह थोड़ा नहीं, बिल्कुल अलग है। मैं केवल एक बात बताने जा रही हूँ, उसी से तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा परिवार कितना मेरा परिवार है। वो मुझे अपना हिस्सा मानता भी है कि नहीं। शांभवी आश्चर्य से बोली, अरे ये क्या कह रही हो? हनुआ ने कहा, सुनो तो, अभी पिछले ही महीने मेरी दो बहनों की एंगेजमेंट हुई। हनुआ वाली मौसी ही ने अपने पटीदार के दोनों लड़कों से शादी तय करवाई है। दोनों भाई जुड़वा हैं। उनके माँ बाप एक ही साथ दोनों की शादी करना चाहते थे। मौसी ने बात पक्की करा दी। शादी जनवरी में होनी है, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। एक दिन मैं नायला जी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, तुम हमेशा छुट्टी की प्रॉब्लम बताती हो। अभी से एप्लीकेशन देकर कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आना, नहीं तो तुम जल्दी से चल दोगी और मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगी। उनसे यह सुनकर मुझे इतना शौक लगा कि मैं सन्न रह गई कि मेरी सगी छोटी बहनों की शादी है, एंगेजमेंट होगी और मुझे पता तक नहीं। नायला जी भी परिवार के सम्मानित सदस्य की तरह एंगेजमेंट में शामिल हुई और मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा गया। लेकिन घर की बात बाहर नहीं शेयर करना चाहती थी तो नायला जी को जाहिर नहीं होने दिया। उनसे जल्दी से बात खत्म कर घर माँ को फ़ोन किया तो बोली, अरे तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, एकदम अचानक हुआ तो टाइम ही ना मिला बताने का। जब मैंने गुस्से में और बात बढ़ाई कि दोनों बहनों भाई किसी को 2 मिनट टाइम नहीं मिला कि फ़ोन करते, और मैंने इस बीच कई बार फ़ोन किया तब भी तो तुम लोग एक शब्द नहीं बोले। आज हफ्ता भर हो गया तो भी टाइम नहीं मिला। मुझे घर की इतनी अहम बात बाहरी से पता चल रही है।
उनको लगा कि बात पकड़ गई है तो एकदम बिदक गई, गुस्सा हो गई। दुनिया भर की बातें सुनाते सुनाते आखिर गुस्से में बोल गई कि क्या करती आकर, दुनिया भर की बातें होती कि बड़ी के रहते छोटी की काहे हो रही है, तुम्हारे चक्कर में इन सब का भी शादी ब्याह ना हो पाएगा। उनकी यह बात मुझे तीर सी बेधती चली गई। मैं रो पड़ी। मैंने रोते हुए कहा, ठीक कह रही हो अम्मा, मैं ही पागल हूँ, मुझे खुद सोचना चाहिए था। ठीक है अम्मा, तुम लोग परेशान ना हो, अब मैं शादी के बाद में भी कभी नहीं आऊँगी, जिससे मेरी वजह से तुम लोग किसी परेशानी में ना पड़ो। मैं इससे आगे कुछ ना बोल सकी, रोती रही और अम्मा ने झिड़कते हुए यह कहकर फ़ोन काट दिया, अरे इसमें इतना रोने की क्या वजह है, बेवजह अपशगुन कर रही हूँ। उनकी इस बात ने तो मेरा शरीर ही छलनी कर डाला। इसके बाद मैंने हफ्तों किसी को फ़ोन नहीं किया, मगर फिर भी किसी का फ़ोन नहीं आया। आखिर फिर मन नहीं माना तो खुद ही कभी कभी करने लगी। सब बेगानों की तरह उबते हुए बातें करते हैं, हाल चाल की रस्म अदायगी तक तो बात होकर ख़त्म हो जाती है। हाल चाल की रस्म अदायगी तक बात होकर ख़त्म हो जाती है। पैसा जो होता है भेज देती हूँ, उसके लिए अम्मा कभी कुछ नहीं कहती। तो शांभवी मेरी हालत तो नायला जी से भी गई बीती है। उनके हाथ तो मैं हर हाल में जाऊंगी, उनके साथ तो मैं हर हाल में रहूंगी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं होगा। मैं अकेले ही दीवारों से सिर टकराते टकराते ख़त्म हो जाऊंगी। मेरा तो अंतिम संस्कार भी करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने तो नायला की तरह कोई हनुआ नहीं तैयार की है। इतना कहते कहते हनुआ फिर से सिसक पड़ी तो शांभवी उठी, उसके आंसू पोंछती हुई बोली, तुमने शांभवी तैयार की है हनुआ, तुम अकेली नहीं हो, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। हनुआ बोली, तुम भी कब तक रह पाओगी, जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने पति के पास होगी। शांभवी ने बड़े रहस्यमय स्वर में कहा, हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं अपने पति के पास ही रहूंगी। शांभवी का अपने लिए सही कह रहे हो तुम सेंटेंस हनुआ को कुछ खटका, लेकिन उसने कहा, फिर भी आखिर मैं तो अकेली ही रही ना, कोई अपने पति को छोड़कर किसी को समय दे पाया है क्या जो तुम दोगी, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि तुम अपने पति का टाइम मुझ पर खर्च करो। शांभवी बोली, हनुआ हनुआ मेरे प्यारे हनुआ, मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं अपने पति के पास ही रहूँगी, उसका एक क्षण भी किसी को नहीं दूंगी। मैं उसे जीवन की वो खुशियाँ दूंगी जो सोच भी नहीं पाया होगा। शांभवी हनुआ के दोनों कंधों को पकड़े उसकी आंखों की गहराई में झांकती, उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर कह रही थी, और हनुआ उसे एकदम खाली खाली नज़रों से देखे जा रही थी। तो शांभवी ने उसे हल्के से झिंझोड़ते हुए कहा, ओह तुम कितनी इनोसेंट हो, कितने इनोसेंट हो तुम ही मेरे पति हो, समझे, तुम ही मेरे पति हो। कुछ तेज आवाज में कहते कहते शांभवी उससे एकदम चिपट गई। हनुआ कुछ देर एकदम हक्का बक्का सी रह गई, फिर दोनों हाथों से पकड़कर उसे अलग करती हुई बोली, तुम्हें क्या हो गया है, होश में तो हो, जानती हो क्या कह रही हो। शांभवी ने कहा, अच्छी तरह जानती हूँ हनुआ, महीनों सोचने समझने के बाद मैंने यह डिसीजन काफ़ी पहले ही ले लिया था। मैंने तुम्हें काफ़ी पहले ही अपना पति मान लिया है। हनुआ तुम मेरे पति हो, मेरे पति। मैं आखिरी सांस तक साथ रहूँगी, अपने पति के साथ रहूँगी। मुझे परिवार दुनिया किसी की परवाह नहीं, सिर्फ तुम्हारी और अपनी परवाह है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। शांभवी फिर चिपट गई हनुआ के साथ। भावुकता में उसके आंसू भी निकलते जा रहे थे। हनुआ ने उसे इस बार अपने से अलग करने के बजाय प्यार से बाहों में भर लिया। उसकी पीठ को सहलाती हुई बोली, मेरी शांभवी, तुम मन में इतना बड़ा भूचाल लिए इतने दिनों से मेरे साथ हो और मुझे भनक तक न लगने दी, नहीं तो मैं कुछ तो तुम्हें समझाती कि या तुम गलत कदम उठा रही हो। तुम मेरे साथ कहाँ खुश रह पाओगी। यह सब एक एबनॉर्मल रिलेशनशिप है जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अंततः दुख ही दुख है इस जीवन में। मैं तुमको इतना आगे बढ़ने ही ना देती कि तुम्हें कदम खींचना मुश्किल होता।
हनुआ समझाती रही लेकिन शांभवी कुछ न समझी। वह वाकई इतना आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे जाने को कौन कहे, सोच भी नहीं सकती थी। दोनों में सारी रात बहस हुई। अंततः सवेरा होते होते शांभवी जीत गई। आगे जीवन का पूरा रोड मैप भी फाइनल हो गया कि ठीक दीपावली के दिन दोनों घर में उन्हीं भगवान राम के समक्ष शादी करेंगे, जो विजय के जश्न में हजारों साल पहले थर्ड जेंडर का ध्यान नहीं रख सके। सबको कह के या भूल गए कि यह लोग भी आराम करें। साक्षी, माँ बाप, भगवान सब वही होंगे, वही आशीर्वाद देंगे। और अगले महीने नौकरी ज्वाइन कर दोनों पति पत्नी कहीं दूसरी जगह रहने चले जाएंगे। अपनी इस दुनिया में जीवन के इस पल में किसी को साझेदार नहीं बनाएंगे। अगले दिन 2-4 घंटे सोने के बाद दोनों ने पूरे घर की साफ सफाई की। बाजार से पूजा के सामान के साथ साथ दूल्हा दुल्हन के कपड़े, सिंदूर भी ले आए। एंड दीपावली की रात भगवान राम को ही साक्षी बनाकर शांभवी हनुआ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हनुआ ने शांभवी की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को अपना पति पत्नी मान लिया। दोनों ने अपनी सुहाग सेज भी बड़ी खूबसूरती से अपने ही हाथों सजाई थी। गुलाब की पंखड़ियों से माँ महकती सेज पर शांभवी लाल साड़ी पहने बैठी थी और उसका पति हनुआ पीले रंग के वस्त्र पहने उसके समीप पहुंच रहा था कि तभी नायला ने फोन कर उससे दीपावली में भी न आने की शिकायत करते हुए खूब बधाई, शुभकामनाएं दी कि तुम्हारा जीवन इन असंख्य दीवों की तरह, रोशनी की तरह जगमगाए, सदैव खुश रहो। हनुआ भी उन्हें बधाई धन्यवाद देकर अपनी दुल्हन के घूंघट को हटाने लगा। अपनी दुल्हन के घूंघट को हटाने लगा। घर से कोई फोन नहीं आया। यह बात उसके मन में किसी पटाखे की तरह बड़ा सा विस्फोट कर समाप्त हो गई। वह सब कुछ भूल अपनी पत्नी का होता गया। लाख कानून के बावजूद किसी ने रात 1 बजे भी पटाखों की लंबी चटाई के पलीते में आग दिखा दी थी। वह धड़ाम धड़ाम कर दगती ही जा रही थी, जिससे हनुआ शांभवी को नए जीवन की बधाई दे रही हो। हनुआ ने नायला जी से भी शादी की बात बिल्कुल नहीं बताई। धन्यवाद मित्रों।